हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम रेस्पिरेटरी एमएसएन की पार्ट थर्ड के अंदर जो है तीसरा डिजीज ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन, टाइप्स क्या क्या होते हैं, कोजेज क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, इसके इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से किए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है, आप लोग चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके दो और नाम भी होते हैं, कोच डिजीज और कंजप्शन डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोच डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने रॉबर्ट कोच ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, दैट्स वाई इसको हम लोग जो है कोच डिजीज बोलते हैं। और कंजप्शन डिजीज का मतलब होता है इसमें जो नोटिफाइबल या नोटिसेबल वेट लॉस होता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, तो उसकी वजह से कंजप्शन डिजीज का नाम भी इसको दिया गया है। देन क्या होती है डेफिनेशन, तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कंटेजियस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे फंक्शन में स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैल सकता है, तो वो होता है कंटेजियस। तो फैल सकता है इसलिए कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, तो इसकी वजह से होता है। और ये जो बेसिलाई शेप होता है यानी रोड शेप बैक्टीरिया होता है, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है यानी एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब होता है जिस भी बेसिलाई की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया कहलाता है एसिड फास्ट बेसिलाई। और इसको जो है हम लोग जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इस स्टेनिंग टेक्निक के अंदर जिस भी बैक्टीरिया की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होगा वो कलर देगा, इट मींस वो एसिड फास्ट बेसिलाई कहलाएगा। यानी ट्यूबरकुलोसिस का बेसिलाई कैसा है, एसिड फास्ट बेसिलाई कहलाता है, और ये रोड शेप जो है दिखाई देता है। ठीक है। देन ट्यूबरकुलोसिस इज अ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। लंग्स का ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसके अंदर लंग्स के अंदर जो है ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। ठीक है। देन हम लोग देखेंगे आगे ग्रेनुलोमास क्या होते हैं। देन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया उससे सिम्टम्स परसिस्ट होने तक का टाइम कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि एक्टिव टीबी के केस में 2 से 12 वीक का हो सकता है। पर्सन की इम्यूनिटी पे वो डिपेंड करता है। 2 सप्ताह से 12 सप्ताह के बीच में उसको सिम्टम्स परसिस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देन मोस्टली ये जो है लंग्स के एपेक्स पार्ट को जो है अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो जो ऊपर वाले एपेक्स पार्ट होते हैं उनको अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो है स्ट्रिक्ट एरोबिक बेसिलाई होता है। जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई है वो एरोबिक बेसिलाई होता है, यानी वो ऑक्सीजन के अलावा वो नहीं रह सकता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का सेचुरेशन सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इस पार्ट को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो मोस्ट कॉमनली जो है क्वेश्चन पॉइंट हो गया अपने पास, एपेक्स ऑफ द लंग को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। देन हम लोग बात करते हैं कि ग्रेनुलोमास जो बन जाते हैं, वो ग्रेनुलोमास जो है लंग्स के अंदर कहीं भी बन सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो है एपेक्स के अंदर बनते हैं। तो ग्रेनुलोमास 2 टाइप के कहलाते हैं यहाँ पर अपने पास, गोन कॉम्प्लेक्स और सिमोन कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग समझेंगे। तो लंग्स के अंदर कहीं भी ग्रेनुलोमा बन जाते हैं, वो क्या होते हैं वो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ही बेसिलाई अंदर गया, लंग्स के अंदर जाने के बाद में उसके चारों तरफ जो है लिम्फोसाइट उसको सराउंड कर लेती है और एंगल्फ कर लेती है। ठीक है। देन फाइब्रोब्लास्ट भी उसको सराउंड कर लेती है। तो इस तरीके का एक ग्रेनुलोमा होता है जो चेस्ट एक्सरे के अंदर दिखाई देता है। वो ग्रेनुलोमा अगर लंग्स के मिडिल में बन रहा है तो उसे हम लोग जो है गोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और एपेक्स पार्ट में बनता है तो उसे जो है सिमोन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक्सरे के अंदर विजिबल होते हैं। देन 90 से 95% जो है टीबी वो डोरमेंट या लेटेंट टीबी होता है। इट मीन जब भी बेसिलाई आता है वो पड़ा रहता है अपनी सेल्स के अंदर। ठीक है। लेकिन जैसे ही पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर होती है, कोई भी कारण होता है, तो 5% जो केसेस में जो है वो टीबी में बन जाता है। यानी 95% लोगों के अंदर जो है ट्यूबरकुलोसिस लेटेंट स्टेज में ही रहता है, लेकिन ओनली 5 to 10% केसेस में क्या होता है वो एक्टिव टीबी के अंदर बदल जाता है। तो ये सभी डिटेल्स है। इसमें हमें याद रखने वाले पॉइंट क्या क्या है, एक तो माइकोलिक एसिड की सेल वॉल होती है और एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। दूसरा पॉइंट होता है अपने पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स मिडिल ऑफ द लंग्स होते हैं, और सिमोन कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर होते हैं, एपेक्स ऑफ द लंग्स। तीसरा पॉइंट होता है कि मोस्ट कॉमनली टीबी कहां पर अफेक्ट करता है, यानी एपेक्स एरिया ऑफ द लंग को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 12 वीक होता है। तो ये होती है डेफिनेशन की पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग जो है टाइप्स एंड स्टेजेस पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस को
मेनली 5 टाइप से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी टीबी एंड सेकेंडरी टीबी। तो प्राइमरी टीबी का मतलब होता है फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, पर्सन इम्यूनाइज्ड नहीं है और वो पर्सन को टीबी हो जाता है, तो वो कहलाता है प्राइमरी टीबी। सेकेंडरी टीबी का मतलब होता है कि पर्सन एक्सपोज्ड है, या तो उसको पहले टीबी हो चुका है या फिर उस पर्सन को बीसीजी का वैक्सीन भी लगा हुआ फिर भी टीबी हो चुका है, तो वो सेकेंडरी टीबी कहता है। यानी आफ्टर एक्सपोजर जो टीबी हो जाए वो सेकेंडरी, और प्री एक्सपोजर यानी विदाउट एक्सपोजर या विदाउट इम्यूनाइजेशन अगर टीबी हो जाता है, न्यू टीबी हो जाता है, तो वो प्राइमरी टीबी कहलाता है। नेक्स्ट लेटेंट टीबी एंड सेकेंड वन इज एक्टिव टीबी। क्या होता है, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेटेंट का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो अगर इन्फेक्शन कोज नहीं करे, यानी ग्रेनुलोमाज के अंदर पड़ा रहे, तो वो कहलाता है लेटेंट या डोरमेंट टीबी होता है। ठीक है, और लेटेंट टीबी जो है 90 से 95% केसेस में ये होता है। देन एक्टिव टीबी जो सिम्टम्स शो कर दे, यानी ग्रेनुलोमा फट जाए उसके बाद में वो सिम्टम्स शो करने लग जाए, तो वो ओनली 5 to 10% केसेस में होता है, वो कहलाता है एक्टिव टीबी। देन थर्ड है अपने पास पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी का मतलब टीबी केवल लंग्स तक लिमिटेड है, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के साथ साथ में लंग्स के सराउंडिंग्स टिश्यूज को भी वो क्या कर रहा है, अफेक्टेड कर रहा है। तो जैसे प्लूरल कैविटी होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, स्किन है, जॉइंट्स है, ब्रेन टिश्यू यानी मेनिंजेस को इन्फेक्ट कर रहा है। देन वर्टिब्रीज है, वर्टिब्रीज को अगर टीबी हो जाता है, वर्टिब्रीज तक पहुंच जाता है, तो उसे हम लोग पोर्ट्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो कि कहां पर चला गया, वर्टिब्रीज में, और वर्टिब्रीज में भी कहां पर, लोअर थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रीज को अगर अफेक्ट करता है, जो स्पॉन्डिलाइटिस कर देता है, वो चीज कहलाता है पोर्ट्स डिजीज। नेक्स्ट आता है अपने पास फोर्थ पॉइंट है एमडीआर टीबी वर्सेस एक्सडीआर टीबी। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, यानी ऐसा टीबी जो पर्सन को टीबी हो चुका है, वो डोज थेरेपी ले रहा है, लेकिन किसी भी कारण से वो डोज थेरेपी को कंप्लीट नहीं करता है, तो उसमें हो सकता है कि वो बेसिलाई जो है वो रेसिस्टेंट हो जाए, तो वो चीज कहलाता है एमडीआर टीबी कहलाता है, यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। जो फर्स्ट लाइन की जो 2 ड्रग होती है, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड, उनके लिए जनरली ये रेसिस्टेंट हो जाता है, तो वो टीबी कहलाता है एमडीआर टीबी। एक्सडीआर का मतलब होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस, यानी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, जो डोज थेरेपी होती है उसकी जो सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है, उनके लिए भी अगर रेसिस्टेंट डेवलप हो जाए, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है, उनके लिए अगर रेसिस्टेंट डेवलप हो जाए, तो वो एक्सडीआर टीबी कहलाता है। देन पांचवा होता है अपने पास प्राइमरी एमडीआर टीबी एंड सेकेंडरी एमडीआर टीबी। अब इसके अंदर एमडीआर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि पर्सन, एक जो अनअफेक्टेड पर्सन है, वो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए जिसको ऑलरेडी एमडीआर टीबी है, तो उससे जो टीबी स्प्रेड होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी एमडीआर टीबी कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एमडीआर में क्या आता है, ये एक पर्सन जो है डोज थेरेपी ले रहा है बट वो फेलियर है, यानी डोज थेरेपी को या तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या उसको थेरेपी पूरी नहीं मिल पा रही है, तो उसमें जो रेसिस्टेंट डेवलप होगा वो कहलाता है सेकेंडरी एमडीआर टीबी। तो ये सब जो है क्लासिफिकेशन या स्टेजेस बात कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके कोजेज एंड इटियोलॉजी देखते हैं, तो क्या क्या कारण होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बेसिलाई होता है, बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ये इसका कारण होता है। कैसे फैलता है, किसी भी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के कॉन्टेक्ट में अगर ड्रॉपलेट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं या स्नीज या कफिंग के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो मतलब मेन जो है ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैल सकता है। और एक बार स्नीज और कफ में 1000 से 3000 तक ड्रॉपलेट जो है निकलती है, तो उन ड्रॉपलेट्स की वजह से ये फैलता है। देन आफ्टर ये लेटेंट और एक्टिव टीबी में बदल सकता है। दूसरा कारण होता है अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या इम्यूनो सप्रेस्ड है, यानी उसका इम्यून सिस्टम वीक है, उस पर्सन के अंदर अपॉर्चुनिटी में कुछ जो वीक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, अफ्रीकेंस, माइक्रोटी, या फिर इवन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो सभी जो है इजीली उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है मोस्टली जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे कि एचआईवी का पेशेंट होता है, उनके अंदर ये देखा जाता है। तो एचआईवी के केस में 65% एचआईवी के केसेस में जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, उनका CD4 काउंट जो होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि CD4 सेल यानी टी हेल्पर सेल जो होती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, एचआईवी के पेशेंट में कौन सी सेल कम हो जाती है, टी हेल्पर सेल। तो CD4 का काउंट 200 से कम होना मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होना, जैसा कि एचआईवी के केस में होता है, तो वो इन्फेक्शन कहलाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो उसमें कुछ वीक बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं।
ये सभी जो बैक्टीरिया है वो एक नॉर्मल पर्सन को, हेल्दी पर्सन को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे पर्सन सिगरेट स्मोकिंग करता है, बीड़ी तंबाकू पीता है, तो उसको ये ज्यादा रिस्क होता है। या लॉन्ग टर्म अगर कोई पर्सन कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, क्योंकि ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी होते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन की वजह से क्या होगा, पर्सन को लॉन्ग टर्म लेता है तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और उस पर्सन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहा है, जैसे साइक्लोस्पोरिन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में पर्सन को लेना रहता है, तो वो पर्सन भी रिस्क पे होता है। इसके अलावा ओल्ड एज पर्सन भी इसके रिस्क पे होते हैं। तो ये सभी कोजेज या रिस्क फैक्टर होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अब हम लोग जो है क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस के क्या क्या होते हैं। तो मेनली जो है करेक्टरिस्टिक साइन होता है इसका कफिंग, जो कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस होता है। मोर देन 18 डेज से अगर कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस का साइन हो सकता है। ड्राई कफ यूजुअली इसके अंदर आता है, तो कफ विद ब्लड या स्पूटम विद ब्लड भी वहां पर आता है। अगर सीवियर केसेस में, क्रोनिक केसेस के अंदर ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। देन कंसिस्टेंट, लगातार जो है लो ग्रेड फीवर पर्सन के अंदर बना रहता है। कंजप्शन होता है पेशेंट का, यानी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, नोटिसेबल वेट लॉस पर्सन के अंदर होता है। देन चेस्ट पेन ड्यू टू रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, स्वेटिंग एट नाइट भी होती है। नेल एंड फिंगर क्लबिंग, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो जिसके अंदर लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज होती है, तो उसमें नेल एंड फिंगर जो है क्लबिंग शेप होने लग जाते हैं, तो वो भी एक इसका साइन है। देन ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है अगर वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। फटीग, वेट लॉस एंड वीकनेस होता है। और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर होता है। ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, जो कि हमने पढ़े थे, गोन कॉम्प्लेक्स और सिमोन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी पढ़े थे। और मोस्ट कॉमनली जो ट्यूबरकुलोसिस का बेसिलाई होता है, उसकी जो फेवरेट जगह होती है वो कहाँ पर होती है, एपेक्स ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एपेक्स पार्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेनुलोमा और उसमें सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट करता है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। नेक्स्ट हम लोग जो है ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं, कैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में जो है कोज से लेकर के सिम्टम्स परसिस्ट होने तक का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग समझते हैं। तो किसी भी इटियोलॉजिकल कोज की वजह से, जैसे कि इटियोलॉजिकल कोज था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई, या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई रिस्क फैक्टर की वजह से ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनहेल कर लिया जाता है किसी हेल्दी पर्सन के थ्रू। तो उसने ड्रॉपलेट इनहेल किया तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्लस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं तो वहां पर अपनी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका रोल प्ले होता है। देन यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगर वो पर्सन लिम्फोसाइट उसको सराउंड कर लेती है, एंगल्फ कर लेती है और फाइब्रोब्लास्ट सराउंड कर लेती है, ग्रेनुलोमा बन जाता है, और अगर वो पड़ा रहता है, किसी तरीके के सिम्टम्स शो नहीं करता, तो वो डोरमेंट या लेटेंट टीबी में बदल जाता है, जो कि 90 से 90 टू 95 केसेस में होता है। अगर एक्टिव टीबी की केस की बात करें, अगर पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या फिर लेटेंट टीबी ही जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से चेंज होने लग जाता है, तो आफ्टर 2 to 12 वीक, 2 से 12 वीक जो कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड था, वहां पे बेसिलाई ग्रेनुलोमा में बदल जाता है, जहां पर लिम्फोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट उसको सराउंड कर लेती है और एंगल्फ कर लेती है। अब एक जो ग्रेनुलोमा बना था वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाता है अगर पर्सन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम उसका वीक है, तो वहां पर ग्रेनुलोमास जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, जो कि हमने पढ़े थे गोन कॉम्प्लेक्स मिडिल ऑफ द लंग्स और सिमोन कॉम्प्लेक्स एपेक्स ऑफ द लंग्स के अंदर जो है ये लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो ग्रेनुलोमा बना है उसके बीच में नेक्रोलाइसिस होता है, नेक्रोलाइसिस होके जो कैसियस फॉर्मेशन होता है, यानी चीज लाइक सब्सटेंस वहां पर बनने लग जाता है, वो टॉक्सिन्स होते हैं इस बेसिलाई के, और जब ये नेक्रोलाइसिस हुआ, ग्रेनुलोमा बर्स्ट होता है, टूटता है, तो वहां पर एक्सुडेट बाहर निकलता है, वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है जनरेट करता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से लंग्स की पेरेन्काइमा डैमेज होने लग जाती है, और वही कंडीशन कहलाती है ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये पैथोफिजियोलॉजी होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो कि ट्यूबरकुलोसिस को पता लगाने के लिए किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन में कफिंग का पैटर्न है, अगर कफिंग के साथ में ब्लड आ रहा है वो चीजें देखेंगे, हिस्ट्री में पता लगाएंगे कि किसी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं है। देन सेकंड होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के अंदर जो है ग्रेनुलोमास दिखाई देंगे, वो चीजों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े थे अभी गोन कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो वो ग्रेनुलोमास जो है दिखाई देते हैं। देन थर्ड होता है मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट बोला जाता है इसको, ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने का सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है स्पूटम कल्चर या स्पूटम स्मीयर टेस्ट। तो स्पूटम कल्चर या स्मीयर के अंदर एक पॉइंट याद रखने वाला या क्वेश्चन पॉइंट होता है, वो ये है कि
3 लगातार मॉर्निंग यानी 3 दिन के अंदर सुबह का जो स्पुटम होता है वो कलेक्ट किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्निंग का फर्स्ट स्पुटम लगातार 3 डेज के लिए लिया जाता है फॉर द स्पुटम कल्चर या स्पुटम स्मीयर टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ होता है ट्यूबरकुलिन या मॉन्टेक्स टेस्ट। तो ट्यूबरकुलिन या मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है? ये भी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होता है। इसमें 0.1 ml ट्यूबरकुलिन क्लोराइड होता है, वो अपने फोर आर्म के ऊपर जो अपना नॉन हेरी पार्ट होता है इस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है और वहां पर पेन से इसको नोट कर लिया जाता है। देन आफ्टर 48 टू 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में 48 से 72 घंटे के बाद में चेक किया जाता है उस वहां पर कोई रिएक्शन हुआ या नहीं। चूंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन है, उस वजह से आफ्टर 48 टू 72 आवर वहां पर अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है बॉडी में तो वहां पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, तो वहां पर एक इंड्यूरेशन चकता बनेगा। ठीक है, तो वो चकते का डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm से ज्यादा है, इट मीन्स वो पॉजिटिव है, और 5 mm से कम यानी आधा सेंटीमीटर से कम है डायमीटर, कंप्लीट डायमीटर, तो वो नेगेटिव केस के अंदर आता है। तो ये चकता जितना ज्यादा बड़े होगा, 10 ही नहीं 15, 20, 25, जितना बड़ा होगा वो उतना ही कंफर्मेटरी होगा, यानी उतना ही वो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा। देन HIV के केस में चूंकि HIV वाला इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, तो उस पर्सन के अंदर जो है ये 7 mm या उससे ज्यादा बन जाता है, तो वो भी पॉजिटिव को कंसिडर किया जाता है। तो इंड्यूरेशन का साइज कितना होना चाहिए? 10 mm या 1 सेंटीमीटर। जितना ज्यादा बड़ा इंड्यूरेशन वो उतना ही पॉजिटिव को कंफर्म करेगा। देन अगला टेस्ट आता है IGRA टेस्ट, यानी इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे। ब्लड टेस्ट होता है जिसमें इंटरफेरोन यानी जो एंटीबॉडीज होती है उनको फाइंड आउट किया जाता है। देन प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड में जो है कोब वेब लाइक प्रिसिपिटेट जो है दिखाई देता है इसके अंदर। तो अगर ये ऐसा दिखाई देता है तो वो भी एक टेस्ट हो सकता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं। बाकी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? स्पुटम कल्चर टेस्ट। 3 दिन का लगातार 3 मॉर्निंग का फर्स्ट स्पुटम कलेक्ट किया जाता है। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फॉर द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। इन्वेस्टिगेशंस के बाद में अब हम लोग जो है ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो सबसे पहले एज ए प्रिवेंशन बात करते हैं। वैक्सीन होता है एट बर्थ, BCG का वैक्सीन लगाया जाता है, बैसिलस कैलेमेट ग्योरिन। ठीक है, तो इस BCG की वैक्सीन की जो डोज होती है 0.05 ml होती है एट बर्थ। अगर एट बर्थ नहीं लगा है तो 4 से 6 वीक पे लगा सकते हैं, जो कि डबल डोज होता है इसका, वो लगाया जाता है और इंट्राडर्मली इसको लगाया जाता है लेफ्ट आर्म के ऊपर। ठीक है, तो लेफ्ट आर्म में इंट्राडर्मली इसको हम लोग लगाते हैं। तो ये वैक्सीन हो गया। दूसरा प्रिकॉशन मीजर्स यूज करना। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का केयर करना है, उसके कांटेक्ट में है, तो मास्क पहनना, सैनिटाइज रहना, तो वो चीजें हम लोग कर सकते हैं। देन डाइट इंपॉर्टेंट होती है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में ट्रीटमेंट के साथ में। तो हाई कार्बोहाइड्रेट प्लस हाई प्रोटीन प्लस विटामिन रिच डाइट जो है उस पर्सन को दी जानी चाहिए। देन डोज थेरेपी, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो डोज थेरेपी यानी मैंने फार्मेकोलॉजी, रेस्पिरेटरी फार्मेकोलॉजी का जो लेक्चर 4 है उसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी थोड़ा सा इसको ब्रीफ आउट कर लेते हैं। तो डोज थेरेपी जो होती है उसमें 2 टाइप की ड्रग्स यूज की जाती है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। तो मेनली जो होती है प्राइमरी टीबी में ये यूज करते हैं, बट अगर MDR या XDR टीबी है तो सेकेंड लाइन ड्रग्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, अपने पास एक वर्ड से याद रख सकते हैं, इंस्पायर। ठीक है, तो इंस्पायर वर्ड से हो जाएगा आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन एंड एथाम्ब्यूटोल। तो ये 5 ड्रग्स होती है, वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है। सेकेंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं, जैसे ऑफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, जैसे अमीकासिन आता है। इसके अलावा केनामाइसिन आता है, साइक्लोसेरिन, एथियोनामाइड, ये अलग ड्रग्स होते हैं, कैप्रियोमाइसिन। तो ये कुछ सेकेंड लाइन ड्रग्स है और भी होती है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन को ओनली MDR टीबी के केस में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती है इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं, उस लेक्चर में मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड के 3 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने। क्वेश्चन पॉइंट है, न्यूरोटॉक्सिक होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स पेरिफेरल न्यूराइटिस कर देती है, जिसकी वजह से पर्सन को जो है नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जो होता है, तो वो आइसोनियाजाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। इसके अलावा ये हिपेटोटॉक्सिक भी होती है, यानी पर्सन में जॉन्डिस भी कर देती है, पीलिया कर देती है। देन विटामिन B6 की भी डेफिशिएंसी ये करती है। तो जब भी आइसोनियाजाइड दिया जाता है तो इसके साथ में विटामिन B6 का सप्लीमेंटेशन भी दिया जाना चाहिए, जो कि पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर जो है नंबनेस हो रहा है,
वो डोज थेरेपी रिसीव कर रहा है तो वो कौन सी ड्रग ले रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए आइसोनियाजाइड होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ये भी एमिनोग्लाइकोसाइड होती है और ये एंटीबायोटिक होती है जो कि 8th क्रेनियल नर्व की टॉक्सिसिटी कर देती है, यानी 8वीं जो क्रेनियल नर्व है जो कि सुनने से रिलेटेड है। तो एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस से सुनना, पर्सन को टिनिटस रिंगिंग साउंड आने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है एक पेशेंट है जो कि फर्स्ट लाइन थेरेपी ले रहा है और उसको जो है रिंगिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं, तो कौन सी मेडिसिन का वो साइड इफेक्ट हो सकता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पायराजिनामाइड जो होती है इससे रिलेटेड नोजिया वोमिटिंग इसका कॉमन सिम्टम होता है। इसके अलावा पर्सन में गाउट ये कर सकता है, यानी यूरिक एसिड के लेवल को ये बढ़ा देता है। नॉर्मल जो यूरिक एसिड होता है वो 3.5 से 7 mg/dl होता है, उससे ज्यादा लेवल होने पे गाउट आर्थराइटिस वो कर सकता है, तो वो पायराजिनामाइड का साइड इफेक्ट है। रिफाम्पिसिन का होता है R4, रिफाम्पिसिन R4 रेड ऑरेंज कलर यूरिन। अगर किसी पेशेंट को रेड ऑरेंज कलर यूरिन आ रहा है तो वो रिफाम्पिसिन की टॉक्सिसिटी होती है। इसके अलावा एथाम्ब्यूटोल E4, एथाम्ब्यूटोल E4 आइज ऑप्टिक न्यूराइटिस ये कर देता है, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन में कर देता है, रेड और ग्रीन में वो पर्सन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि मैंने उस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए हैं इनको, और यहाँ पर भी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, याद हमें होने चाहिए। ये सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग नॉर्मली यूज करी जाती है और इसमें कौन सा प्रोग्राम है वो सब मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो वो लेक्चर आप लोग पहले जा करके देख लेना। तो ये सभी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती है एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए। अब आप लोग जो नर्सिंग डायग्नोसिस देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाया जा सकता है और इंटरवेंशन पेशेंट में किया जा सकता है ताकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इनको एक बार पढ़ के देख लेना, इनके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। आज के लेक्चर में आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।